अभी हम लोग बीएनएस की सीरीज़ को कवर कर रहे हैं और इस बीएनएस की सीरीज़ में जो अभी हम लोगों का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो चैप्टर नंबर 3 है। तो बीएनएस 2023 भारतीय न्याय संहिता 2023 अभी हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है जनरल एक्सेप्शन। जनरल एक्सेप्शन इसकी प्रोविज़न्स की बात किया जाए तो सेक्शन 14 से लेकर 44 तक में दिया गया है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि ये जो बीएनएस का चैप्टर नंबर 3 है, ये चैप्टर नंबर 3 बात करता है जनरल एक्सेप्शन से संबंधित, जिसको हिंदी में कहते हैं साधारण अपवाद, जिसका प्रोविज़न सेक्शन 14 से शुरू होता है और 44 पर जाकर ख़त्म होता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस चैप्टर नंबर 3 में 14 to 44 तक जो प्रोविज़न्स दिए गए हैं सेक्शंस का, वो जनरल एक्सेप्शन से संबंधित बात करता है। अब यहाँ पर एक बातें जो है गौर करने वाली है कि आखिर जनरल एक्सेप्शन जो टॉपिक है या यूँ समझ लीजिए जो चैप्टर है, इसमें दिया क्या गया है। तो जनरल एक्सेप्शंस की जब कभी भी बात करें तो आपके एग्ज़ाम में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अभी हाल ही में ये जो बीएनएस बना है आईपीसी को रिप्लेस करके, आप लोगों को पता है कि पहले एक कानून हुआ करती थी आईपीसी को रिप्लेस करके आया बाद में बीएनएस 2023, ये बात आपको पता है। आईपीसी का जब जनरल एक्सेप्शंस की बात करते हैं तो वो चैप्टर नंबर 4 में दिया गया था। वही बीएनएस की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 में दिया गया है। आईपीसी के सेक्शंस के संबंधित अगर बात देखा जाए तो इसमें जो प्रोविज़न्स दिया गया था जनरल एक्सेप्शंस का, वो दिया गया था 76 से लेकर के 106 में। लेकिन वही बीएनएस में बात किया जाए तो चैप्टर नंबर 3 का प्रोविज़न्स सेक्शन 14 से लेकर 44 तक में दी गई है। तो ये बातें हैं, आपसे कई बार एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जा सकता है डियर स्टूडेंट कि आईपीसी के किस चैप्टर में जनरल एक्सेप्शंस का प्रावधान दिया गया था, या पूछ लिया जा सकता है कि आईपीसी में जनरल एक्सेप्शंस का प्रोविज़न कहाँ से कहाँ तक था। तो ये बातें सही होगी 76 से लेकर 106 तक। और अगर नए कानून के तहत पूछा जाए कि वर्तमान समय में भारतीय न्याय संहिता 2023 के चैप्टर नंबर 3 का प्रोविज़न कहाँ से कहाँ तक है, तो 14 से लेकर 44 तक है। तो ये बातें आपके पीटी के दृष्टिकोण से ये सवाल बन सकता है, आप लोग इसे याद करके रखेंगे। अब यहाँ पर समझने योग्य बात ये है, आप लोग समझने का प्रयास भी करेंगे, आखिर जनरल एक्सेप्शंस है क्या। डियर स्टूडेंट, साधारण अपवाद का मतलब पहले समझिए। आप सभी को पता है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे ये मान लीजिए कि रमेश है, अगर कोई भी व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उस अपराध के बदले में उसको सज़ा मिलता है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि रमेश नाम का व्यक्ति कोई अपराध किया तो इस अपराध के बदले में इस व्यक्ति को सज़ा मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा। कोई भी व्यक्ति, हम में से कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करते हैं तो उस अपराध का जो सज़ा निर्धारित की गई है वो सज़ा उसे दिया जाता है, अगर साबित हो जाता है कोर्ट में तब। लेकिन आप ये समझिए कि मान लीजिए कि रमेश नाम का व्यक्ति है और इसने अपराध भी किया और इसको सज़ा भी ना मिले, ऐसा हो सकता है क्या? एग्जैक्टली ऐसा भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी की हत्या भी कर देते, यानी अपराध भी हो जाता, और तब भी आपको सज़ा नहीं मिलती। यही प्रावधान, यही सब प्रोविज़न्स जनरल एक्सेप्शंस में दिया गया है कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो देखने में तो अपराध है, लेकिन उसमें सज़ा आपको नहीं दी जाती। जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूं और आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप रूल क्या है, नियम क्या कहता है? कानून यही न कहता है कि
कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो उस अपराध के एवज में उसको सज़ा दी जाएगी, ये तो नियम है। लेकिन अभी मैंने क्या कहा कि जनरल एक्सेप्शन में साधारण अपवाद में दिया गया है कि आप अपराध करते भी हैं और आपको कोई सज़ा नहीं दिया जाता। जैसे मान लीजिए कि रमेश नाम का कोई पर्सन है, इसका उम्र है 5 वर्ष, 5 साल का व्यक्ति है जिसका नाम है रमेश। अब ये रमेश जो है ये किसी व्यक्ति को हत्या कर देता है, चाकू से लेकर के। कोई व्यक्ति सो रहा था और उसके गला पे जाकर चाकू मार देता है, 3-4 बार मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर डेथ कॉज हो जाती है। रमेश जिसका उम्र था 5 वर्ष, इसने किया क्या, इसने जाकर के हत्या कर दिया, सामने वाला पर्सन का हत्या कर दिया। अब क्या इस रमेश को इस हत्या के बदले में सज़ा दिया जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। इसका आंसर क्या होगा? नहीं। क्यों? तो ये बातें फॉल करती है जनरल एक्सेप्शन में, और कहा जाता है कि यदि किसी बच्चा का उम्र 7 वर्ष से कम है, लेस देन 7 ईयर्स, अगर 7 वर्ष से किसी बच्चा का उम्र कम है और वो किसी अपराध को अंजाम देता है, अगर किसी बच्चा का उम्र 7 वर्ष से कम है और वो किसी अपराध का अंजाम देता है, तो उस अपराध के लिए उस बच्चा को कोई सज़ा नहीं दिया जाएगा। ये कह करके कि ये बातें जनरल एक्सेप्शंस के अंतर्गत आती है। हाँ, ये प्रूफ करना होगा कि उस बच्चा का उम्र 7 वर्ष से कम होना चाहिए। तो 7 वर्ष से कम उम्र का बच्चा वो कोई भी अपराध करे, वो अपराध के कैटेगरी में नहीं आता, इस बात को याद रखना है। तो इस जनरल एक्सेप्शन से आपको यही समझ में आया कि नियम तो ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करे उसे सज़ा दिया जाता है उस अपराध के एवज़ में। लेकिन अगर बातें जनरल एक्सेप्शंस के अंतर्गत आती है तो वहाँ पर उस अपराध के लिए उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति ने अपराध किया है, उसको कोई सज़ा नहीं दिया जाता। जैसे रमेश ने कोई अपराध किया तो उसको सज़ा मिलता है, लेकिन रमेश ने यहाँ पर किसी की हत्या किया, उसको सज़ा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि रमेश का उम्र 5 वर्ष से है, यानी 7 वर्ष से कम है। तो जब 7 वर्ष से कम है तो इसको सज़ा नहीं मिलेगी। तो ये बातें आप लोगों को याद रखना है। अब डियर स्टूडेंट, एक बात तो आपका क्लियर हो गया कि जनरल एक्सेप्शंस में क्या क्या बातें दी गई होगी, यानी कि जनरल एक्सेप्शंस के अंतर्गत वो सारे अपराध दिया गया है जिसको करने पर व्यक्ति को सज़ा नहीं मिलती। अब एक बात याद रखिएगा, जब भी हम लोग जनरल एक्सेप्शंस की बात करते हैं, यानी यूँ समझ लीजिए कि चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं, तो ये चैप्टर नंबर 3 बीएनएस के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता में जितने भी अपराध दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता में जितने अपराध दिया गया है, उन सारे अपराध के ऊपर ये चैप्टर नंबर 3 जो है वो अप्लीकेबल है। इसका मतलब हुआ कि बीएनएस में जैसे मान लीजिए चोरी का अपराध, जैसे मान लीजिए डकैती का, लूट का, हत्या का, कोई भी मामला हो, जैसे रेप का ही मामला क्यों ना हो, बलात्कार का ही क्यों ना हो, हमला का ही क्यों ना हो, कोई भी अगर अपराध होता है, उन सभी अपराध पर चैप्टर नंबर 3 लागू होगा। इसका कहने का मतलब है कि चैप्टर नंबर 3 में जो अपवाद दिया गया है, जो बातें दी गई है, वो सभी बातें इन सारे अपराध के ऊपर लागू होगा जो भारतीय न्याय संहिता में दिया गया है। जैसे अगर कोई बच्चा चोरी कर लेता है जिसका उम्र 7 वर्ष है, तो वो चोरी नहीं माना जाएगा। अगर वो बच्चा डकैती कर ले, लूट कर ले, हत्या कर दे, रेप कर दे, हमला करे, कोई भी अपराध करे, अगर उसका उम्र 7 वर्ष से कम है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि चैप्टर नंबर 3 जो है
वो सभी अपराध पर अप्लीकेबल है, सभी अपराध पर लागू है जो भारतीय न्याय संहिता में दिया गया है। राइट, ये बातें आपको समझ में आई डियर स्टूडेंट? यस, तो यहाँ तक बातें आप लोगों को समझ में आई होगी कि आखिर जितने भी अपराध होता है बीएनएस में जो दिया गया है, उन सारे अपराधों के ऊपर ये जो चैप्टर नंबर 3 है वो लागू होता है। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के रूप में भी पूछा जा सकता है कि चैप्टर नंबर 3 बीएनएस में किस अपराध के ऊपर लागू होता है। तो याद रखिएगा, बीएनएस में जितने भी अपराध दिए गए हैं उन सभी अपराधों के ऊपर चैप्टर नंबर 3 कहे तो जनरल एक्सेप्शन अप्लीकेबल होता है। राइट, ये बातें आप लोगों को समझ में आई होगी डियर स्टूडेंट। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग समझने का प्रयास ये करेंगे कि ये जो जनरल एक्सेप्शन है, हमेशा याद रखिएगा जनरल एक्सेप्शन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो इसकी मूलभूत कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पर आती है कि जनरल एक्सेप्शंस जो है में अगर कोई व्यक्ति जनरल एक्सेप्शंस का लाभ लेना चाहता है, जनरल एक्सेप्शंस का लाभ लेना चाहता है, बेनिफिट लेना चाहता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ हो जाता है। जैसे एक रूल है, एविडेंस एक्ट का एक नियम है। रूल क्या है पहले समझिए, रूल को पहले आप लोग रूल को समझ लीजिए। रूल ये है, बर्डन ऑफ प्रूफ, आप लोग लिखते भी रहिएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन प्रोसिक्यूशन। जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो प्रोसिक्यूशन पर होता है ऑलवेज। इस बात को याद रखिएगा, ये नियम है। यानी कहने का मतलब हुआ कि सबूत का साबित करने का भार, सबूत साबित करने का भार अभियोजन पर होता है। डियर स्टूडेंट, ये बातें अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ये नियम है एविडेंस एक्ट का कि सबूत साबित करने का जो भार होता है वो ऑलवेज प्रोसिक्यूशन पर होता है, ऑलवेज, हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है। ऐसा क्यों? अभियोजन कहने का मतलब आपको बता दूं, कोई भी मामला होता है उस मामला में एक होता है एक्यूज्ड। एक्यूज्ड कहने का मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर, एक्यूज्ड कहने का मतलब होता है जिस व्यक्ति के ऊपर, तो किसी मामले में एक होता है एक्यूज्ड और दूसरा होता है विक्टिम, यानी दो पक्षकार होता है। पहले समझिएगा, विक्टिम कहने का मतलब होता है पीड़िता, पीड़िता या पीड़ित पक्ष कहिए, एग्रीव्ड पार्टी जिसको कहते हैं, पीड़ित पक्ष जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एग्रीव्ड पार्टी। एक्यूज्ड का मतलब होता है अभियुक्त। देखिए, जितनी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जहाँ पर जिस वर्ड, जिस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है, मैं कोशिश करता हूँ वहीं पर उन चीज़ों को स्पष्ट कर दूँ। तो मैंने क्या कहा डियर स्टूडेंट? मैंने ये कहा अभी अभी कि कोई भी मामला अगर बनता है तो उसमें एक एक्यूज्ड होता है और एक विक्टिम। विक्टिम कहने का मतलब जिसके साथ घटना घटा है। जैसे अगर किसी लड़की का रेप हो गया तो वो वहाँ पर विक्टिम हो गई। उस लड़की का परिवार वाला वो हो गया पीड़िता पक्ष, पीड़ित पक्ष जिसको एग्रीव्ड पार्टी कहा जाता है। और इस विक्टिम के द्वारा इस विक्टिम के द्वारा जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है, या जिस एग्रीव्ड पार्टी के द्वारा जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगता है, उसे कहा जाता है एक्यूज्ड, यानी अभियुक्त। तो एक व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगा है एक्यूज्ड कहलाएगा, अभियुक्त कहलाएगा, और दूसरा जो व्यक्ति आरोप लगाया है उसे पीड़िता या पीड़ित पक्षकार कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, जब कोर्ट में जाता है मामला तो पीड़ित पक्ष एक केस करता है, एफआईआर लॉन्च करता है। अगर क्रिमिनल मामला है तो पीड़ित पक्ष के तरफ से सरकारी वकील
दिया जाता है, जिसको कहा जाता है पीपी या प्रोसिक्यूशन साहब, तो उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूटर। और एक्यूज्ड जो है अपना डिफेंस लॉयर खुद से रखता है, डिफेंस लॉयर डिफेंड करने के लिए, बचाव करने के लिए। तो विक्टिम के तरफ से, सरकार के तरफ से दिया जाता है प्रोसिक्यूटर, यानी कि लोक अभियोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और एक्यूज्ड अपना डिफेंस लॉयर जो है रखता है उस कोर्ट में आगे की कार्रवाई करने के लिए। चूँकि कोर्ट की जो कार्यवाही है ये तो सबको पता होता नहीं, इसलिए एक वकील को हायर किया जाता है ताकि उनको कानूनी दांव-पेच के बारे में पता होता है। तो ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब मैंने अभी यहाँ पर कहा कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, तो प्रोसिक्यूशन के ऊपर। क्यों मैंने कहा, तो अब आप ही बताइए कि यहाँ पर एलिगेशन लगाने वाला कौन व्यक्ति है, विक्टिम। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है जिसके साथ कोई घटना हुआ है, मर्डर हो जाए किसी का रेप हो जाए, किसी के घर में चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, या कोई भी अपराध होगा, तो वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाएगा किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाने के लिए। तब वो जो पुलिस स्टेशन जाएगा और किसी व्यक्ति का नाम मेंशन करेगा, वो तो एक्यूज्ड कहलाएगा। तो जो व्यक्ति आरोप लगाता है, तो आरोप लगाने वाले व्यक्ति के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर हम आपको ये कह दे कि आप चोर हैं, तो क्या मेरे कहने से आप चोर हो जाएंगे? नहीं, हमें अब साबित करना होगा कि आप कैसे चोर हैं। हमें कोर्ट में एविडेंस दिखाना होगा कि आप चोर कैसे हैं। और अगर साबित नहीं हो पाता तो फिर आपको दंडित नहीं किया जाएगा, आपको दोषी नहीं किया जाएगा, आपको दोषमुक्त कर दिया जाएगा, एक्यूट कर दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, एक बात याद रखिएगा, जो व्यक्ति आरोप लगाता है, सबूत को साबित करने का भार उसी व्यक्ति के ऊपर होता है। जैसे यहाँ पर पीड़िता पक्ष के द्वारा आरोप लगाया गया, तो पीड़िता पक्ष के तरफ से कौन वकील है? पीपी साहब है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो इसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर साबित करने का भार होगा। मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? प्रोसिक्यूशन के ऊपर होगा ऑलवेज। क्यों होता है? कि अभी मैंने कहा कि जो व्यक्ति आरोप लगाता है उसी के ऊपर सबूत का भार होता है। क्यों होता है, ये बातें अभी आपको स्पष्ट हो गई होगी। लेकिन जब हम, ये क्या है, रूल है कहाँ का? तो एविडेंस एक्ट का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ये नियम है। लेकिन इस नियम के अगेंस्ट अगर बात किया जाए तो इसके विरुद्ध एक नियम खड़ा होता है, एक नियम आती है जिसका मतलब है कि बर्डन ऑफ प्रूफ। चूँकि अभी आपने देखा कि बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन प्रोसिक्यूशन था, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ कभी कभी एक्यूज्ड के ऊपर भी होता है। एक्यूज्ड के ऊपर कब होता डियर स्टूडेंट? तो याद रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं जनरल एक्सेप्शंस की, जब भी हम लोग चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं, बीएनएस की चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं, जब भी हम लोग बात करते हैं जनरल एक्सेप्शंस की, जनरल एक्सेप्शंस की, तो जनरल एक्सेप्शंस के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को जनरल एक्सेप्शंस का लाभ लेना है, जैसे मान लीजिए कि अगर एक्स नाम का व्यक्ति है और एक्स नाम का व्यक्ति वाई नाम का व्यक्ति का हत्या कर दिया। अब एक्स नाम का व्यक्ति का उम्र है 5 वर्ष और वाई का हत्या हो गया। अब वाई के हत्या होने के बाद वाई का जो परिवार वाला है वो एफआईआर लॉन्च करेगा, मामला आगे बढ़ेगा। जब मामला कोर्ट में जाएगा तो प्रूफ किसको करना होगा कि वाई का हत्या हुआ है? तो प्रूफ करना होगा वाई के पक्षकार को। तो वाई का हत्या हुआ है तो वाई के तरफ से होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो बर्डन ऑफ प्रूफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर होगा। लेकिन अभी मैंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जनरल एक्सेप्शंस का लाभ लेना चाहता है, जैसे एक्स का उम्र यहाँ पर 5 वर्ष है, तो एक्स तो कहेगा ना कि मेरा उम्र तो 7 वर्ष से कम है, तो मेरे द्वारा किया गया कृत्य अपराध नहीं होगा। एक्स तो ये बात बोलेगा। तो जब एक्स ऐसा बोलेगा, एक्स जब जनरल एक्सेप्शंस का लाभ लेगा, तब उस समय बर्डन ऑफ प्रूफ हो जाएगा किसके ऊपर? एक्स के ऊपर।
बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर हो जाएगा, एक्स के ऊपर, और एक्स यहाँ पर क्या है, एक्यूज्ड है। तो डियर स्टूडेंट, एक बात तो समझ में आई होगी कि बर्डन ऑफ प्रूफ रूल के अनुसार, एविडेंस एक्ट के अनुसार हमेशा होता है प्रोसिक्यूशन के ऊपर, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता है एक्यूज्ड के ऊपर भी। कब होता है, तो जब कोई एक्यूज्ड जनरल एक्सेप्शंस का लाभ लेना चाहे तो वहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता, एक्यूज्ड के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट, अभी आप लोग ये समझ पाए होंगे कि बर्डन ऑफ प्रूफ जनरल प्रिंसिपल ये है, इंडियन एविडेंस एक्ट का नियम ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन प्रोसिक्यूशन, ऑलवेज, हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ अभियोजन पक्ष पर होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट डिफेंस का, अगर कोई व्यक्ति जनरल एक्सेप्शंस का लाभ लेना चाहता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति के ऊपर होगा जो व्यक्ति ऐसा लाभ लेना चाहता है। तो ये बातें भी समझ में आई होगी। तो ये है कुल मिलाकर के जनरल एक्सेप्शन संबंधित कुछ फैक्ट जो आप लोगों को जानना चाहिए। नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे सेक्शन 14, 15 और इसी प्रकार से सीरीज के अनुसार हम लोग प्रत्येक सेक्शंस के ऊपर बात करेंगे, केस लॉ के संबंधित बात करेंगे और कंप्लीट जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू।